वेलकम टू मुमकिन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। नाज़रीन, एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी रिपोर्ट आई पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, इससे हमने डिस्कस किया था। वर्ल्ड बैंक की भी आई और यूएन की भी अब आ गई है। और ये सारे इदारे एक चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो सख्त क्राइसिस का शिकार रहेगी अगले 2 सालों में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़ुद इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि वाकई बहुत मुश्किलात में हैं हम, और उन्होंने साथ फवाद चौधरी साहब को ये कहा है कि आप उन तमाम लोगों की फ़हरिस्त तैयार करें जिन्होंने हुदैबिया केस के मॉडल से मिलता जुलता मॉडल इख्तियार करके मनी लॉन्ड्रिंग की है। यानी कि उनकी सुई जो है वो अभी भी करप्शन के जो पिछले सारे क्रैकडाउन्स हैं और जो सारे केसेस हैं उस पर ही अड़ी हुई है। दूसरी तरफ जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं असद उमर, वो कुछ और बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम क्राइसिस से निकल आए हैं और क्राइसिस से निकल के अब स्टेबलाइजेशन फ़ेज़ की तरफ जा रहे हैं। स्टेबलाइजेशन फ़ेज़ से उनकी क्या मुराद है, क्योंकि स्टेबल से तो लगता है कि हम एक जगह पे आके रुक जाएंगे, लेकिन ये सारे इदारे जिसमें वर्ल्ड बैंक भी है और एडीबी भी है और यूएन की भी अब एक रिपोर्ट आ गई है जिसे हम डिस्कस करेंगे, वो सब तो कुछ और इंडिकेटर्स दे रहे हैं हमें। इसके अलावा हमने 2 दिन एक तमाशा देखा जो कि 96H मॉडल टाउन में हमजा शहबाज को गिरफ़्तार करने के हवाले से था। नैब का क्या किरदार था, लाहौर हाई कोर्ट का क्या किरदार था, और ये सब कुछ मिल के किस तरीके से एक पॉलिटिकल मेल्ट डाउन क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान में। क्योंकि जो जरदारी साहब हैं और फरियाल तालपुर जो हैं वो भी जिस तरह की एक अदालती शिकंजे में आए हुए हैं, उससे यही लगता है कि ना चाहते हुए भी, गो के गैर रस्मी तौर पे तो अभी एक हमें मुत्तहिदा अपोजिशन नज़र आती ही है, लेकिन मुशाहिदुल्लाह ये कहते हैं कि अभी ईद के बाद यानी कि जून में हम शायद सड़कों पे भी निकलेंगे। देखना ये है कि क्या इस चैलेंज के लिए गवर्नमेंट तैयार है, लेकिन बात वही आ जाती है कि सड़कों पे निकलने से क्या होगा, क्योंकि ये तो सारे अदालती मामले हैं। इस पर हम अपनी एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। और इंडिया के एक और मज़मूम इरादे की बात की है शाह महमूद कुरैशी ने, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं वजाहत मसूद साहब, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच वजाहत साहब। और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट शहजाद चौधरी साहब, और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद ही से सलमान आबिद। वेरी वार्म वेलकम टू द शो माय पैनलिस्ट इन इस्लामाबाद एज वेल। शहजाद साहब, इफ़ आई मे स्टार्ट विद यू, तो ये जो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन की बात हो रही है और आलमी इदारे भी कह रहे हैं, मैं एक आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर लेती हूँ। ये जी वर्ल्ड बैंक की द एनुअल इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया, ये कह रहे हैं कि फोरकास्ट ये है कि पाकिस्तान जीडीपी विल रिमेन लोएस्ट इन द रीजन एट 4.2% इन 2019 एंड 4% इन 2020, यानी कि 2 का फिर 2 पॉइंट्स का फिर फ़र्क पड़ जाएगा बाय 2020। एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश 7.3% है उनका इस वक्त, और इंडिया का 7.5% है। मालदीव्स एंड नेपाल जो है 6.5% ईच है 2019 में। तो हम नेपाल और मालदीव्स से भी नीचे जा रहे हैं। जी, वाज़ह तो यही हो रहा है, लगता तो ऐसा ही है। और अभी आपने देखा कि इकॉनमी आपकी तकरीबन हमारे मुल्क की रुकी हुई है और स्टैग्नेटेड है। इसमें इन्फ्लेशन भी साथ जारी है और स्टैग्नेशन इस तरीके से बन गई है कि कोई मूवमेंट नहीं है इकॉनमी के अंदर। तो ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि ख़तरनाक सूरत है, जहाँ पर स्टैगफ्लेशन जिसे कहते हैं कि स्टैग्नेशन, ये बहुत लो ग्रोथ वेरी हाई इन्फ्लेशन, ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर पाकिस्तानी इकॉनमी आके फंस गई है। इसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। एक तो मेरा ख्याल में कि लैक ऑफ, जिसे कहते हैं कि करेक्ट फोकस बाय दी न्यू गवर्नमेंट, या ये जो अभी लीडरशिप है इनकी तरफ से, इनको जांचने में वक्त लगा, इनको समझ नहीं थी, इनके पास वक्त तो तैयारी का बहुत था लेकिन ये उसको कर नहीं पाए। लेकिन उससे बढ़ के देखिए कि बेवकूफ़ियों की कहाँ तक बात जाती है कि कल, हाँ के गो के आगे चल के हम उस पर बात भी करेंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की कल स्टेटमेंट की वजह से आज 600 से ज़्यादा पॉइंट्स स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर गई है जी। अच्छा, अब वो खदशा है, होता है नहीं होता, भारत करेगा नहीं करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, यानी वो दूसरी बात है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका असर देखें कि आपकी सीनियर मोस्ट लीडरशिप किस किस्म की बात कर रही है, किस किस्म की गुफ्तगू कर रही है। दूसरा, आज असद उमर साहब ने अपनी एक तकरीर की जो कि जिसका कुछ हिस्सा आपने दिखाया सुनाया हमें, उसके अंदर जो ज़्यादा पूरी वाली जो तकरीर थी उसके अंदर क्या उन्होंने कहा कि सिख इकॉनमी को मैं ICU से ले आया हूँ। अच्छा, मैं कुछ अरसा मगरिब में रहा और वहाँ पे करीबी तौर पर उनके मामलात को देखा, ख़ास तौर पे चांसलर ऑफ एक्सचेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यानी बहुत बुरे हालात में जॉन मेजर के नीचे जिस ज़माने में ममा था, तो बहुत बुरे हालात में भी
वो उससे जब स्टेटमेंट दी जाती थी वो कहता था आई केम आउट फ्रॉम माई शावर सिंगिंग, यानी मैं गाता हुआ, मुझे तो कोई फिक्र नहीं है जी, आपको परेशान। तो उससे जो भी सवाल पूछा जाता था, एक कॉन्फिडेंस, एक सेंटिमेंट क्रिएट किया जाता है इकोनॉमी के अंदर, जहां पर एक सेंटिमेंट आप खौफ का क्रिएट करें, आप अनसर्टेनिटी का क्रिएट करें, आप एक ऐसे डायरेक्शन का क्रिएट करें जो कि है ही नहीं, या आपकी सिम्त सही नहीं है, या है ही नहीं, शो ही नहीं हो रही। आज भी मेरे ख्याल में असद उमर की जो तकरीर थी काफ़ी अधूरी थी। हमारा मकसद सिर्फ उसकी तशखीस नहीं है, उसके हल की तरफ भी जाना है, उसके सोल्यूशंस क्या हैं, तो वो बदकिस्मती से लैकिंग रही। मेरा ख्याल है कि ओवरऑल ऑन द होल अगर देखा जाए तो इस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक, सामने पहले भी बात की है, इंटेलेक्ट जो है वो काफ़ी लैकिंग है, इनकी टीम के अंदर काफ़ी कमियां हैं, और वो उस तरीके से हमें इकोनॉमिक डायरेक्शन दे नहीं पाए, वो हमें सिम्त दिखा नहीं पाए जो कि इकोनॉमी के अंदर एक अच्छा और सॉलिड सेंटिमेंट लेके आती, या एक कम से कम वर्केबल सेंटिमेंट लेके आती। तो उसकी कमी है, आज भी स्ट्रेटजी के अंदर कमियां नजर आती हैं। ये सब कुछ करना है कि अच्छा ये 3 चीज़ें उन्होंने गिनवाई, लेकिन करना कैसे है, वो कौन करेगा? आपका कह देना काफ़ी नहीं है, उसको फॉलो अप करना, उसको करवाना, उन लोगों से करवाना जो आपके साथ बैठे हैं, ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो कैसे आता है, आने वाले हफ्ते दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मामला मुझे काफ़ी ख़राब ही नज़र आते हैं। राइट। बजाज साहब, हमने माजी में देखा है कि हमें वज़रा कहते रहे हैं कि अगर चीनी महंगी हो गई है तो आप ना खाएं, ठीक है, टमाटर महंगे हो गए हैं ना खाएं। अब केपीके के जो असेंबली वो कहते हैं भाई आप 2 रोटियां क्यों खाते हैं, आप 1 रोटी खाएं। तो ये मजमूई तौर पे जो रवैया है सियासतदानों का, ये बहुत डिस्कनेक्ट का है आवाम के साथ, और ये इंटेंशनल मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जब ये कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं उस वक्त तो लगता है कि इन्हें एक एक घर के प्रॉब्लम्स का पता है, जिस तरह ये लोग बात करते हैं, जिस तरह ये लोग, और वाकई इन्हें पता होता भी है। ये इतना स्विफ्ट चेंज इन एटीट्यूड ऑफ योर लाइक लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्टेड, ये कैसे आ जाता है? मईशत के का जो दरिया है वो सियासत के पहाड़ों से निकलता है। हम मईशत की जो खराबियां हैं उन्हें आजकल जो है वो सियासी क़यादत की तरफ मुंतकिल करने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। हुआ ये है कि हमने सियासी बंदोबस्त के साथ जो खिलवाड़ की है गुज़श्ता बरसों में, ये उसका नतीजा है। ये जो असहाब हैं, अभी आपने मुश्ताक गनी साहब का, ये यानी क्लासिक ब्लंडर है एक पॉलिटिशियन के लेवल पे। ये तो फ्रांस की मलका कहती थी कि अगर रोटी नहीं मिलती केक, ठीक हो गया। और मुझे याद है कि ये कोई एक साहब ने दफ़े यही इसी तरह की बात हमारे मुल्क में भी कही थी कि लोग अंडे फिर क्यों खाते थे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, आपका क्या ख्याल है कि ये जो ऐसी अहम इंकशाफ, जिससे भाई शहजाद अभी बता रहे थे कि एक दिन में हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 600 पॉइंट नीचे गिर गया, मुल्तान में बैठ के, और नॉन एंटिटीज उनके साथ बैठी हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे हैं, और मामला है नेशनल सिक्योरिटी, मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, मामला हमारे मुल्क के, जिस मुल्क के साथ एक बड़ी पेरेनियल हॉस्टिलिटी है उसके साथ, जिसके साथ अभी हम एक बड़े फेस ऑफ से निकल के आए हैं। मेरा ये कहना है कि ये बयान वो खारजा महाज पे दे ही नहीं रहे थे। जिस शाह महमूद कुरैशी को हम पाकिस्तान के रहने वाले अर्ली 80s से उनका करियर जब से शुरू हुआ जानते हैं, वो ये जानते हैं कि शाह महमूद तो अपनी बिसात बिछा रहे हैं, वो तो अपना चेस बोर्ड एडजस्ट कर रहे हैं। मैं दोबारा आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो फिगर आपने आज दिए हैं, मुझे शर्म आई ये सुन के, क्योंकि 4% ग्रोथ रेट इंडिया का कई बरस रहा, हत्ता के दुनिया के मईशतदानों ने 4% को एक नाम दे दिया, हिंदू ग्रोथ रेट बिलोंगिंग टू इंडिया। और उस सारे अरसे में हमारा 6 और 7 के दरमियान में था, अंडर ज़िया, अंडर भुट्टो। आप फिगर्स उठा के देखिए, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जब महज राय हो, ये इट्स वेरीफिएबल, इट इज़ वेरीफिएबल। मेरा ये ख्याल है, मैं दोबारा अपनी बात को सम अप करता हूँ कि हमें पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ इंजीनियरिंग, चाइना कटिंग बंद कर देनी चाहिए। हमारी जो हुकूमत है उसको ये समझना चाहिए कि करप्शन के मंतरे से और अदालतों से मईशत की स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम, और ख़ास तौर से जिसको हम कहते हैं मईशत का पैदावारी मोड। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट से मुराद इमरान खान है और उनके जो करीबी रफ़ाका हैं, तो वो कैसे समझेंगे ये मामला? वो तो अभी इस वक्त गवर्नमेंट में है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज चलानी है, हम किसको समझाएं ये बात? उनका सबसे बड़ा फ़र्ज जो है वो मुल्क की इकानमी चलाना है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ा शहजाद साहब, वजाहत साहब की बात आपने सुनी है और बिल्कुल सही वो कह रहे हैं। अभी हमने असद उमर की स्टेटमेंट सुनी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमने देखी है, उसके मुकाबले में जो इमरान खान साहब का बयान आता है वो ये आता है कि अवाम महंगाई और कर्ज़ों की दलदल में है। हुदैबिया केस का फैसला मेरिट पे होता तो मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो जाती। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक तमाम केसेस में हुदैबिया मॉडल का इस्तेमाल किया गया। पिछले 10 साल में लिए गए $60 अरब बैरूनी कर्ज का हिसाब होना चाहिए कि इस रकम से किसने अपनी तिजोरियां भरी हैं, उनका असल चेहरा अवाम को दिखाया जाए। वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी को हदायत कर दी। कैन यू कॉमेंट ऑन इट? हाँ श्योर। अच्छा देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा बहुत सा पैसा, हमारे मुल्क का पैसा, हमारे अवाम का पैसा, हम सब का पैसा बहुत पिलपर हुआ है, यहाँ से गया है, मनी लॉन्डर हुआ है। उसके बातें हो भी रही हैं, सबूत भी हैं, कुछ को सजाएं भी हो गई हैं, कुछ मामला अभी चल भी रहे हैं। फेक अकाउंट्स का भी मामला है और फेक अकाउंट्स और भी निकल रहे हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह पे हकीकत है और इनकी बाहर सूरत पकड़ होनी चाहिए, इनके मुकदमा चलने चाहिए, अदालतों में चलने चाहिए। और सिमिलरली ये भी मुझे कहने दीजिए कि ये बजाते खुद हमारा मसला यूँ है कि मिसाल के तौर पर जरदारी साहब को कुछ हो गया तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी। भाई पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं होगी। अगर हमजा शहबाज को अगर वो एप्रीहेंड कर लेते हैं तो PMLN ख़त्म होने के चांसेस नहीं हैं। अभी भी PMLN नवाज शरीफ के साथ जेल में होने के बावजूद PMLN अपने तौर पे कायम है, अपनी जगह अपना रोल अदा कर रही है। तो मेरा ख्याल है पार्टीज आर बिगर देन पर्सनैलिटीज़। ये तो मेरे ख्याल में पिछले 2 हफ्ते की हमारी बहस से निकाल लें, उसका लुबे लुबाब उसका ये निकलता है, हमारा जो समरी है वो ये निकलती है। तो पार्टीज आर बिगर। जब तक हम पार्टीज को बिगर नहीं रखेंगे उस वक्त तक हम शख्सियात के पीछे भागते रहेंगे और शख्सियात पे जब भी कोई सवाल आएगा तो हम उसके पीछे छुप जाएंगे कि ये तो बहुत हमारी सियासत को खतरा पहुंच गया। एक और बात कहने दीजिए, मेरी नज़र में, मैंने वजाहत साहब की बात सुनी, मैं एक चीज़ आपसे अपना आइडिया पेश कर देता हूँ। वो ये है कि ब्रेटन वुड्स जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और एक टोटल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप होना शुरू हुआ तो ब्रेटन वुड्स के अंदर सबसे पहले IMF और वर्ल्ड बैंक का मामला उठाया गया, बल्कि वहाँ पे तश्कील पाई। उसके बाद एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर तो थी ही, उन्होंने अपने तौर पे वहाँ पर सबसे पहले उसको राइज किया। उसके बाद कोशिश की कि दुनिया भर में राइज हो और दुनिया बंद जाए। कहने का मतलब मेरा ये है, उस मुआशी निज़ाम को जिसको कि बुनियाद बनाना है, उसको मैनेज करने के लिए आपको पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन चाहिए होती है। तो मेरी नज़र में पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ज़रूरी है एक मुआशी निज़ाम की को चलाने के लिए, उसको कायम रखने के लिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अपना मुआशी निज़ाम खुद ही अपने हाथों उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया और अब हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पर हमें उसमें से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये मेरे ख्याल में हमें मुश्किलात पड़ रही हैं। मेरा ख्याल है अब चिकन एंड एग वाली सिचुएशन है कि क्या हमजा शहबाज और नवाज शरीफ या जरदारी साहब के ऊपर मुकदमात ना होते तो हमारी मईशत बिल्कुल ठीक चल रही होती, या ये कि वो वजह है हमारी मईशत के ख़राब होने की वजह से, जिसकी वजह से उन पर मुश्किलात हैं और इसकी वजह से एक इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन नज़र आती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। तो मेरा ख्याल है ये सब चीज़ें मिलके ही एक माशी एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। लेकिन वो चिकन एंड एग में है कि आप जिसको मर्जी मुरद इल्ज़ाम ठहरा लें। शायद इनका अगर कॉन्टेक्ट ठीक होता तो शायद हमारी मईशत भी आज बेहतर तौर पे अपनी जगह पे मौजूद होती। ठीक है, सलमान साहब से बात करते हैं, सलमान आबिद साहब से। सलमान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है? जी सलमान साहब, हम जनरली इकॉनमी पे क्योंकि बात कर रहे हैं तो मेरे सामने ये ख़बर है कि गुज़िश्ता 40 साल में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है मेडिसिन्स की प्राइस में। और ये जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान वो कह रही है कि कोई हमने अपने बल पे ये नहीं कह दिया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जिसकी बेस पे हमने ये इजाफा किया है। बट द डायलेमा इज़ के लाइफ सेविंग ड्रग्स में 20% इजाफा है और तकरीबन 15% तक इजाफा है दीगर 45,000 जो मेडिसिन हैं उसमें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब हमने एक ऐसी खातून को जो इस वक्त वज़ीर हैं और हेल्थ में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, यास्मीन राशिद, वो इसको डिफेंड करती हुई नज़र आई। वो कहती फिर क्या हो गया, सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स पे ही तो 20% इजाफा हुआ है। मतलब लाइफ सेविंग ड्रग इज़ एक्चुअली द हार्ट ऑफ द हॉस्पिटल ना, उसमें तो आपके सामने कोई आ जाता है, हादसे में लोग आ जाते हैं और वो कह रही हैं सिर्फ उन्हीं पे तो हुआ है और किसी पे नहीं हुआ। तो ये क्या इकोनॉमी की टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग है एक हर लेवल पे पीटीआई में कि कोई वजीर कुछ कह रहे हैं, एक वजीर कह रहा है आप 2 रोटियां ना खाएं, 1 रोटी खा लें, एक कह रहा है जी मैं स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा हूं इकोनॉमी को। व्हाट इज गोइंग ऑन?
देखिए जुनैरा, एक अलमिया ये होता है कि जब हुक्मरान जमात होती है वो अपनी तमाम तर पॉलिसियाँ चाहे वो दुरुस्त हों और चाहे वो गलत हों उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती हैं और हर तरह से वो एक जिसे कहते हैं ना बहाने ढूंढती हैं जिससे वो जस्टिफाई करती हैं। अब पीटीआई की हुकूमत का भी इस वक्त डायलेमा ये बना हुआ है कि एक तो मुल्क की माशी सूरत हाल ख़राब है, अब उस माशी सूरत हाल में जो सख्त इक़दाम हो रहे हैं, जो सख्त फैसले आ रहे हैं और जो महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर वुज़रा जिस किस्म के बयानात देते हैं उससे और सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाती है। आपने ख़ुद कहा कि चाहे वो KPK के लोग हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत के लोग हैं और चाहे वो वफाकी हुकूमत के लोग, अब जिस अंदाज से सिचुएशन को आप बयान करते हैं उससे लोगों के अंदर एक रिएक्शन का आना फितरी अमर है और लोग ये समझते हैं या तो ये नाहिल हैं या ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं या इनसे मईशत संभल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ये सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये सबको पता है कि माशी सूरत-ए-हाल ख़राब है, हमें भी पता है कि साबका हुकूमतों ने किस अंदाज से मईशत चलाई, लेकिन अब बहस ये नहीं है। अब बहस ये है कि जो हुकूमत है जिसको 9 माह से ज़्यादा वक्त होने वाला है, ये बताए कि इन 9 माह में उसने ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए हैं जिसको बुनियाद बनाकर हम ये कह सकें कि मईशत की डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त सिमत में जा रही है, एक बात। और दूसरा ये कि अवामी रिलीफ के कॉन्टेक्स्ट में जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो बिल्कुल कमज़ोर तबका है, उसको आप रिलीफ देने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं। अगर वो नहीं उठ रहे हैं यकीनी तौर पर लोगों के अंदर मायूसी आएगी, लोगों में उसका रद्द-ए-अमल पैदा होगा और लोग ये कहेंगे कि हुकूमत से मईशत संभल नहीं पा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ मईशत की बदहाली और दूसरी तरफ उस मईशत को डील करने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है और जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है उससे लोगों के अंदर जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है हुकूमत के बारे में। और ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर आज़म ये अपनी पार्टी की जो डायरेक्शन है और अपनी जो वुज़रा हैं उनके साथ एक गुफ्तगू करनी पड़ेगी कि आप अपनी सिचुएशन को बयान करने के लिए या सूरत हाल को बयान करने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं उस पर तो कम से कम तनकीद होनी चाहिए। जैसे यास्मीन राशिद ने कहा या जैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से लोग आवाज़ उठाते हैं या कराची से कभी फैसल वाडा कह देते हैं, कभी कोई और उठा के बात कह देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तरीक़ाकार गलत है। आपको पता है कि सिचुएशन ख़राब है तो इस सिचुएशन ख़राब होने की जो असल वजूहात हैं वो लोगों को बताएं और लोगों को इत्मीनान में लें। अब लोगों को इस तरह से ना करें कि ये कहना शुरू कर दें कि जनाब आप ये एक रोटी खाना शुरू कर दें, आप कल से आधी रोटी खाना शुरू कर दें, या जनरल मुशर्रफ की तरह कि आप रोटी को छोड़ दें और डबल रोटी खाना शुरू कर दें। ये तो ठीक है सलमान साहब, जिस तरह से ये चीज़ें बयान करते हैं। जी इतनी ब्लीक हाल में जब वज़रा इस तरह की बात करते हैं तो लाइटर नोट एक तरफ ये बड़ी तजलील होती है कि आप रियाया को समझ क्या रहे हैं, आप उन्हें अपना सब्जेक्ट समझ रहे हैं इस लेवल पे कि आप बड़ी आराम से कह रहे हैं कि आप आधा कर दें खाना या डाइट प्लान ऐसा कर दें या वैसा कर दें। जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों के बारे में इतना मंथरा होता था कंटेनर के ऊपर, मुझे एक तो वो कहीं रिफ्लेक्ट होता नज़र नहीं आ रहा। इकोनॉमिक कंडीशंस अगर बुरी हैं सबको पता है, कम से कम आपके बिहेवियर में ही ऐसा हाकिमाना अंदाज ना हो कि लोगों को फील हो कि इन लोगों को तो एहसास ही नहीं है। और तीसरी बात यह है कि आप फैक्ट्स पे बात करें प्लीज़, कौम को एतमाद में लें। आप झूठ और कवर अप के ज़रिए से बहुत अरसे तक चल नहीं सकते हैं और कम से कम इमरान खान की गवर्नमेंट से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बाकी पिछली गवर्नमेंट्स में तो हमने ऐसे जादूगर देखे हैं जो कि फिगर्स को बड़ा अच्छा मैनेज कर लेते थे, एक बंदा ये भी ऐसा रख लेते। ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ मैं ये बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग सेवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज अमिड लार्ज फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट्स एंड माउंटिंग प्रेशर ऑन द करेंसी। और इन चीज़ों के जवाब हमें कहीं से नहीं मिल रहे हैं जो कि काम है असल में गवर्नमेंट का। आई विल सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो पे आते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते में जो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस है वो उन अदालती कार्रवाइयों की है जो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, फवाद हसन फवाद, जरदारी साहब, उनकी बहन फरियाल तालपुर के लिए ये हफ़्ता बहुत अहम है क्योंकि काफ़ी केसेस में उनके अहम फैसले होने बाकी हैं। जो हमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी 5th और 6 अप्रैल को 96H में, एक तरफ नैब वर्सेस लाहौर हाई कोर्ट। नैब का ये कहना था कि हम तो उनको इसलिए गिरफ्तार करने आए हैं क्योंकि हमजा शहबाज रिकॉर्ड गायब कर सकते हैं। साफ पानी और रमज़ान शुगर मिल्स पर अभी वारंट क्योंकि जारी नहीं हुए, लेकिन
गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस क्योंकि इनके अकाउंट्स में हुई हैं, तो हमें ये डर है कि कहीं वो रिकॉर्ड ज़ाया ना कर दें या गायब ना कर दें। जबकि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक हमजा की गिरफ्तारी से 10 रोज़ कबल उनको आगाह करना होगा। अब ये एक अलहदा डिबेट है कि इस तरह कहाँ होता है और क्या ऐसा होना मुनासिब है, क्योंकि आम आदमी के लिए तो ऐसा नहीं होता। बहरहाल जो नैब है उसके मुताबिक 2003 में 2 करोड़ से कम असासाजात थे हमजा शहबाज के, और जब उनके वालिद उसके बाद से वज़ीर आला बने हैं तो 41 करोड़ से ज़ायद उनके असासे हो गए, यानी 2000% इजाफा। उसके बावजूद जिस तरह का कॉन्फिडेंस हमजा शहबाज में नज़र आता है, सुलेमान जो हैं वो पहले ही जा चुके हैं इस मुल्क से, तो शहजाद साहब इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपना जो लाहौर हाई कोर्ट को से ले लिया एक फ़ैसला, उसके बाद आपको लगता है कि ये कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होगी बिटवीन नैब एंड लाहौर हाई कोर्ट, या ये किसी तरह मसला रिजॉल्व हो जाएगा? ये तो इदारे आपस में टकराव की तरफ जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इदारे टकराव की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आम शहरी की तरह जब मैं ये मामला देखता हूँ, कि मैं ये देखता हूँ कि रियासत एक आदमी को पकड़ना चाहती है, पकड़ नहीं सकती, और वो 2 दिन गए हैं उसके पास उसको अप्रीहेंड करने के लिए, लेकिन बाहर खड़े होके आ गए। अगर ये रियासत की ताकत है और इतनी ही इनकी ताकत है, तो फिर ऐसे कामों में हाथ नहीं डालना चाहिए। जहाँ पर ये जो बहुत ताकतवर शख्सियात हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत अमीर तरीन लोग हैं, इनको हाथ नहीं डालना चाहिए। ये कानून रखें, क्योंकि हम आइन के तहत चलते हैं, एक कानून उससे फिर एक निकलता है, ज़ाब्ता है कानून का, तो वो रखें, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो कि इस तरह की ताकत या अपनी वक़्त नहीं रखते। तो मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है, बहुत बेहतर फ़ैसला है, और नैब को शर्म आनी चाहिए कि न वो इस किस्म के लोगों के ऊपर हाथ डालता है, और उनको पता नहीं है नैब के हुदैबिया के केस में पहले क्या हो चुका है, और उनको ये नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब को इन्हीं अदालतों में से सज़ा के बावजूद ज़मानत हो चुकी है, और मरियम बीबी को उनको डिफरेंट तरीके से देखा गया, और जरदारी साहब 11.5 साल जेल में रह के फिर भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए। होते कौन है इन लोगों को ये पकड़ने वाले? मेरे ख्याल में नैब को एक तो मुकम्मल तौर पे या ख़त्म कर दिया जाए, या उसके मुकम्मल जो ज़ाब्ता कार है उसको रिव्यू किया जाए और उसको उस लेवल पर लाया जाए, उस ताकत पे लाया जाए जहाँ पर कि वो उस किस्म के काम कर सके जिसके वो काबिल है, जिस किस्म के लोगों को उसका पकड़ना जायज़ बनता है। ये देखिए, ये लोग एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर हैं, इस कैटेगरी को आप हाथ नहीं लगा सकते। इसीलिए इंशाअल्लाह 70 साल भी खैरों से गुजरे हैं और आइंदा भी खैर से गुजरेगा। कुछ तकलीफ किसी को कुछ होने नहीं वाला मेरी नज़र के अंदर। ऑलराइट, वेल, अदालती फ़ैसला है वजाद साहब, हमें तो उसका एहतराम करना है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जितने भी इस वक्त सियासी कायदीन जिस तरह के शिकंजे में आए हुए हैं, इसका कोई आउटकम निकलेगा? पहले दो ज़रा थोड़ी सी डाइग्रेशन हो जाए। एक तो चूँकि हम बैठ के बात करते हैं तो हमें एक दूसरे को समझना भी तो होता है ना, कुछ जिद करने के लिए तो नहीं बैठे एक दूसरे को। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया रियाया, मुझे उस पर एतराज़ है। हमने 14 अगस्त 1947 को ये रियाया होने का स्टेटस ही ख़त्म किया था। वी आर सिटीजन। मेरा कहने का मकसद ये था कि ये लोग हमें ट्रीट वैसे करते हैं, तो ये गलत करते हैं। वी रिफ्यूज टू बी रियाया किसी की भी। वन हो गया। आज तो खैर शहजाद भाई जो है वो अपने तंज के जोनाथन स्विफ्ट बने हुए हैं। क्या सलीके से, रवानी से तंज फरमाया, ठीक है। और बड़ी अच्छी बात उससे पहले उन्होंने अभी पिछले वाले सेगमेंट में कही कि शख्सियात जो हैं उनसे पार्टीज बड़ी होती हैं। मैं उससे भी आगे जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुल्क पार्टी से भी बड़ा है। ठीक है, हो गया। एतराज़ इस बात पे नहीं है कि पार्टीज़ को जो है वो शख्सियात डोमिनेट करें। एतराज़ इस बात पे है, हमने लियाकत अली खान को कत्ल किया, हमने भुट्टो को फांसी दी, हम सब इसी मुल्क के लोग थे ना जिन्होंने ये किया। मैं ये तो नहीं कह रहा कि फ़लाँ IBC ज़ैद बकर उमर ने किया, बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया। इस मुल्क में जो है वो हमने माइनस की सियासत की। पहले हम देखिए ये जो मेवा है ना आज जो बहुत एक्सप्लेटिव के तौर पे, बाकायदा अब्यूसिव वर्ड के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, शरीफ ख़ानदान, शरीफ, ये मेवा हमें 10 साल बेचा गया। ये वो मेवा है जिसकी कल्मिनेशन 1990 और हमने खरीदा। और नहीं खरीदा हमने जब तो उस दिन वो गला सड़ा हो गया, उस दिन उसकी वजह से हैजा फैला। हमने उसको खरीदा अप्रैल 1993 में,
जब उसने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। ठीक है, उससे पहले तो अभी वो जो केस असगर खान साहब वाला मामला चल रहा है, उसके बाद मालूम हो गया ना कि 90 के इंतखाबात कितने शफाफ थे, उनके आर पार देखा जा रहा था। एतराज़ इस बात पे नहीं है कि पार्टीज़ को जो है वो बालातर नहीं होना चाहिए शख्सियात पे। एतराज़ इस बात पे है कि पार्टी से बाहर जो सियासी कुव्वतें हैं, गैर सियासी कुव्वतें हैं, उन्हें इसको अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलाना चाहिए। इस मुल्क के लोगों की राय को वो वजन देना चाहिए। सर, राय को तो वजन देना बाद में आता है, सबसे पहले तो जिसने क्राइम किया है उसको पकड़ना तो उस पर कोई इतराज़ नहीं है, उस पर कोई इतराज़ नहीं है, उस पर कोई इतराज़ नहीं। ऐसी मज़े से शहजाद साहब कह रहे थे कि इन अमीर लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए। मुझे अचानक ख्याल आया कि अभी चंद साल पहले की बात है, 2 या 3 बरस पहले की, इस्लामाबाद की सड़क से एक भाई जो है उनको जो है वो कर दिया गया था, ज़रा साइड पे कर दिया गया था, रियासत उनको भी नहीं पकड़ पाई थी। तो ये ऐसे नहीं है, मैं इस पे मुखालिफ हूँ इस बात का। अच्छा। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों पे मुकदमात हैं उन पे मुकदमात जो है वो होने चाहिए। अगरचे मुझे इस बात पर एतराज़ है कि 11 साल जेल में रखने की वजह से जरदारी साहब का जो सदारत के मनसब पे पहुँचना है वो गैर आईनी नहीं हो जाता। वो कॉन्विक्ट नहीं थे, और दूसरी बात ये कि वो आइन के मुताबिक मंसूब हुए। ऑलराइट, देखते हैं सलमान साहब हमें किसी का नाम अच्छा नजर ना लगता हो, किसी की शक्ल नापसंद हो, वो एक दूसरी बात है, बट इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है सलमान साहब, सिचुएशन आपके सामने है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह कहते हैं कि ईद के बाद यानी जून के महीने में हम सड़कों पे निकलेंगे। एक तो ये बताइए कि क्या नून लीग के पास कोई ऐसी तहरीक चलाने के लिए कुछ ऐसा मुतहर्रिक चाहिए होता है ना, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव उनके पास मौजूद है? क्योंकि वाहिद एक चीज़ जिसको वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं वो इकॉनमी है, तो इकॉनमी तो हर दौर में ही ऊपर गई है और ये कोई नई बात नहीं है। दूसरा मुझे ये बताइए कि क्या ये जो कहा जा रहा है कि गैर रस्मी इत्तेहाद तो मौजूद है, लेकिन अब हम बाकायदा एक इत्तेहाद के साथ बाहर निकलेंगे, इससे क्या हासिल वसूल होगा? देखिए ना, पहली बात तो यह है कि जो अदालती फैसला है उसका एहतराम अपनी जगह, लेकिन हमें अब ये तवक्को करनी चाहिए कि पाकिस्तान में इन अदालतों से सब लोगों को ऐसे ही इंसाफ मिलना चाहिए जैसे शरीफ ख़ानदान को मिलता है। अभी हमारा माजी के दौर में हम शरीफ कोर्ट्स का जिक्र करते रहे हैं सारे के सारे लोग। असल मसला ये है कि देखिए, पाकिस्तान की सियासत में सियासत, जमहूरियत और जराइम का जो आपस का नेक्सस है उसको तोड़ने की ज़रूरत है। अच्छा, उस पर कोई बात नहीं करता, कोई ये सवाल नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान में ये इन लोगों की, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो दौलत जो है हमजा शहबाज साहब की 200-300 गुना बढ़ गई है, उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि आपने ये पैसा कैसे कमाया है? अब सवाल ये है कि इस मुल्क में जब किसी से पूछा जाता है कि ज़रा ये बता दीजिए कि ये पैसा कहाँ से आपने कमाया, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो साबिक फौजी हो, चाहे वो साबिक जज हो, चाहे वो कोई सरमायादार हो, अब फौरी तौर पर आप कहते हैं कि जमहूरियत को खतरा आ गया है, सियासी निज़ाम को खतरा आ गया है। हम जी सलमान साहब, ये नैरेटिव जो है ना, ठीक है, हम अगर माजी की बात करें तो शरीफ ख़ानदान के साथ जुडिशरी का जो ख़ास रवैया है, अलीमा खान को भी तो एक ख़ास रवैये के तहत हमने देखा है कि रायत मिली है। यानी कि आप यूं समझें कि जो भी पावर स्ट्रक्चर में ऊपर गया है उसको रायत मिली है। तो सिर्फ शरीफ खानदान का जिक्र, दूसरी चीज़ ये कि ये एक फैसला क्योंकि हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आया, तो हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हो सकता है लाहौर हाई कोर्ट ने बिल्कुल ऐन आइन के मुताबिक ये फैसला किया हो? देखें, नहीं, लेकिन मैं एक और बात कर रहा हूँ। अभी जिस तरह से आज मुस्लिम लीग नून ने जश्न मनाया है और हमजा शहबाज साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने और मुस्लिम लीग नून ने कहा कि कानून की हुक्मरानी हुई है, अदालती फैसले को सराहा है, अभी 4 दिन के बाद अगर कोई फैसला अदालत का इनके खिलाफ आ गया तो फौरी तौर पर ये कहेंगे कि नेक्सस बना हुआ है इस्टेब्लिशमेंट का, जुडिशरी का और इमरान खान का, हमारे खिलाफ फैसले आने शुरू हो गए हैं। अब पाकिस्तान का अलमिया देखिए ना, जब फैसले आपके हक में आते हैं तो जुडिशरी ठीक है, जब फैसले आपके खिलाफ आते हैं तो यही जुडिशरी गलत हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अलीमा खान को भी जस्टिफाई नहीं करता, मैं तो ये कहता हूं कि जब आप ताकतवर तबकात के हक में फैसले करते हैं और कमजोर अफराद के साथ आप एक दूसरा सलूक करते हैं, वहां लोगों के अंदर इस इंसाफ के बारे में रिएक्शन पैदा होता है और लगता ही है कि हमारे इदारे, हमारे यहाँ जो इंसाफ का जो निज़ाम है वो ताकतवर के साथ खड़ा होता है ना। इतनी तेजी तो कभी हमने किसी कमजोर फर्द के तौर पे तो नहीं दिखाई होती। और जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इस बात का तो देखिए, जमहूरियत जो है, क्या उसमें एहतसाब नहीं होता, क्या उसमें शफाफियत नहीं होती, क्या उसमें लोगों से पूछा नहीं जाता कि आप ये बताइए पैसा कहाँ से आया है? जब भी हम बात करने की कोशिश करते हैं तरह की जमहूरियत है, इसमें नहीं पूछा जाता, नैरेटिव लेके आ जाते हैं कि जनाब ये सब गलत है।
नहीं तो वो इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये सारा का सारा निजाम जो खड़ा हुआ है, ये सारा का सारा गलत निजाम खड़ा हुआ है ना, क्योंकि आप किसी का एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि जिसका भी एहतसाब करेंगे वो सामने इस नैरेटिव को लेके आ जाएगा, चाहे वो पीटीआई के लोग हैं, चाहे एमक्यूएम के लोग हैं, चाहे पीएमएल-एन के लोग हों, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हों। कौन मानने के लिए तैयार है कि करप्ट है? सारे के सारे यहाँ पे 5 वक्त के नमाजी हैं, हाजी हैं, और उन्होंने कभी करप्शन नहीं किया है। करप्शन तो आप और मैं करते हैं यहाँ पर बैठ के, बाकी लोग तो सब शफाफ हैं। सलमान साहब, बहरहाल इसी जुडिशरी ने 2 वज़म को घर भी भेजा है, एक को सॉरी, और बहुत यूसुफ रज़ा गिलानी को भेजा, यूसुफ रज़ा गिलानी को भी भेजा, बिल्कुल 2 वज़ीर आज़म को। तो बात यह है कि किसी एक इदारे के ऊपर तो शायद कह रही हूँ मैं, शायद थोड़ा सा ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसकी डेफिशिएंसीज को भी शायद ओवरलुक करना पड़े, लेकिन बहरहाल दिस इज़ व्हाट वी हैव और हमें इसी के साथ रहना है। पॉलिटिकल सिनेरियो के अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान को दिफा की तरफ से एक बहुत एक सवेर किस्म का एक एस्केलेशन दरपेश है, जिसकी बात शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं, उसको किस तरह देखेंगे हमारे पैनलिस्ट? वी विल डिस्कस दैट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट। वेलकम बैक वंस अगेन। शाह महमूद कुरैशी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि टारगेट सेट किए हुए हैं रवां साल के तीसरे हफ्ते में जिन पे स्ट्राइक कर सकता है इंडिया। कोई पुलवामा जैसा वाक़या भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो टारगेट्स अस्करी नौइयत के भी हैं तो पुलवामा और कश्मीर से हट के भी कोई ना कोई टारगेट हो सकता है। अगर टाइमलाइन भी हमको मालूम है और उनके इरादे भी हमको पता हैं, तो मेरे ख्याल है इट सेज वॉल्यूम्स अबाउट आवर डिफेंस फोर्सेस कि वो कितने रेडी बैठे हुए हैं। बट द थिंग इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि 2 रोज़ कबल हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसने जो 5 कंट्रीज़ हैं सलामती काउंसिल के, उनको इस चीज़ से आगाह किया है, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि जो वाक़या पहले हुआ उस पर सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश रही। इसके तनाजुर में ही अगर आप देखें तो इंडिया ने जो एक पाकिस्तानी माहीगीर को जिस तरीके से मारा और जिस तरीके से उसे हलाक किया, नूरुल अमीन उनका नाम था, उनकी बेटी ने जो उनकी डेड बॉडी की हालत हमें बताई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो कहती हैं कि ही इज़ मिसिंग बोथ हिज आइज़, हिज स्कल इज़ ओपन विद द ब्रेन गॉन, हिज किडनीज टू हैव बीन टेकन आउट, but yes, he is our father. We can still say this much about his shell of a course handed over to us. उनकी बेटी है सकीना। आप इस दुख का अंदाज़ा करें कि जिसको अपने बाप की लाश भी सही हालत में ना मिली हो, हमारा इतना अपोलोजिस्ट बिहेवियर, और 360 और हम माहीगीर जो है वो रहा करने जा रहे हैं इस महीने में, 100 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। शहजाद साहब, हमारा इतना अपोलोजिस्ट बिहेवियर क्यों है? जी, ये जो आपने इसका बताया, इस जो प्रिजनर थे वहाँ पे, कैदी जो थे जिनकी लाश वापस आई, बहुत ही बदकिस्मती और अफसोस वाली बात है। तो हम अपने तमाम उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं, फैमिली के साथ भी, और उनके साथ जो तकलीफ, उनको अफसोस का इजहार करते हैं। दूसरी बात देखिए, मैं छोटी सी पहले सवाल के आपका जवाब बड़ा एक अधूरा रह गया। आपने सवाल किया था सलमान आबिद साहब से कि वो जून में फजल रहमान साहब निकलना चाहते हैं बाहर। तो हमारे यहाँ तो जून में चरिंदो परिंद भी छुप जाते हैं, इंसान कहाँ बाहर निकलेंगे? तो एक तो ये मेरे ख्याल में उसका जवाब ये बन जाता है, थोड़ा सा मुश्किल है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और हम लोग आदी नहीं है इतनी गर्मी में बाहर निकलने के। आपके शाह महमूद कुरैशी साहब का जो सवाल है, देखिए वाज़ेह है, 5 उन्होंने जितने भी टारगेट्स उन्होंने कहा कि हमने इतने टारगेट मार्क किए हुए हैं, उतने ही टारगेट या उसी तरीके से पाकिस्तान ने भी उनके टारगेट मार्क किए होते हैं। ये एक कांस्टेंट किस्म की एक प्रिपेयर्डनेस होती है। तो दोनों अतराफ से ये तैयारी हर वक्त और हर लम्हे पे होती है, इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या ये बात करने की ज़रूरत थी मुल्तान में जाके? अगर इतना बड़ा ख़तरा था तो मैं तो ये समझता ये डैश कर रहे होते बीजिंग में या किसी और जगह बजाय मुल्तान जाने के। ये सब कुछ सुन भी लिया पूरे हफ्ते के दौरान, P5 को ब्रीथ भी कर दिया और उसके बाद फिर छुट्टी पे मुल्तान वीकेंड चले गए। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड हिम टू डैश टू बीजिंग और सम अदर कैपिटल जहाँ पे ये जाके कुछ अपनी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी कर रहे होते। हम क्यों अपोलोजेटिक है? मेरा नहीं ख्याल कि हम अपोलोजेटिक है। कई दफ़ा लगता है कि हम जैसे कि फिशरमैन को छोड़ रहे हैं, तो फिशरमैन छोड़ दिया आपने, चलिए 100 छोड़े, मेरा ख्याल में हमने अभिनंदन को भी छोड़ दिया। अगर तो इससे कुछ हासिल होता है तो ठीक है, लेकिन अगर हासिल कुछ नहीं हो रहा तो थोड़ा रख लें, उसके बाद भेजना तो है। यानी फिशरमैन को हम दोनों साइड से कभी पकड़ के रखा नहीं है। ये गलती से ये बेचारे खाम खा में अपने काम के सिलसिले में ड्रिफ्ट कर जाते हैं, एक दूसरे की समुद्री
हदों के अंदर, और गरीब लोग होते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इनको रख के कोई हम अपना कश्मीर का मसला हल नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल अपनी जगह पर कायम है। पाकिस्तान इंडिया के मसाइल को जिस भी लेवल पे सफारती सतह पे बातचीत के जरिए हल करना है। अगर इस खत्ते को देखिए, असद उमर की आज स्टेटमेंट क्या थी? कल शाह महमूद कुरैशी साहब हमें बता रहे थे कि वो हमला करने के लिए तैयार है। ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि चीन तक का रास्ता हमारे थ्रू होके उसको मिल जाए। तो मैं किसकी बात मानूं? मैं शाह महमूद कुरैशी की वो फिजा जो उन्होंने कल हमें दिखाई, या असद उमर साहब जो आज कह रहे थे कि हम उम्मीद रखते हैं कि भारत हमारे साथ मिल जाएगा और CPEC का हिस्सा बन जाएगा और हम उसके बाद बातचीत का जरिया इलेक्शंस के बाद आगे लेके चलेंगे। मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें बीच में हम छोड़ देते हैं जब हम एक्सट्रीम पोजीशंस लेते हैं। तो मेरा ख्याल है इट्स नीदर दैट ईजी फॉर एनीवन टू अटैक अस, नॉर इट इज़ सो ईजी कि हम टरने वाला है और हम भी अपने डिफेंसेस लेके बैठे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे माहौल में मोदी जैसा शख्स भी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। जी वजाद साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ तो FATF के ऊपर अभी से खबरें आ रही हैं कि इंडिया बड़ी ज़बरदस्त लॉबिंग कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। दूसरी तरफ मुल्तान में बैठ के हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी पहले भी जारहियत हुई और इंडिया के लिए बाकी जो ममालिक हैं दुनिया खामोश रही। मुल्तान में बैठ के क्यों बात कर रहे हैं? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम से बात कर देते, कोई बयान दे देते। बड़ा सीरियस मामला है। एक तो बिल्कुल, और मिनिमम जो वो कर सकते थे वो ये था कि वो इस्लामाबाद में होते। ये कौमी सलामती का मामला था और सबको ये मालूम है कि फौजी ज़राए मौजूद होते हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान मैसेज जो है वो कन्वे कर देते हैं। ऐसी किसी मुमकिन मुहिम जुई एडवेंचर की सूरत में मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, शाह महमूद कुरैशी अपने नियर पॉलिटिकल फ्यूचर की जो है ना वो मोहरे वो अपनी जगह पे रख रहे हैं। और एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूं, जो पाकिस्तान के लोगों को बहुत संजीदगी से सोचनी चाहिए कि ये मुमकिन है कि बाज़ मामलात में एक्शनेबल एविडेंस नहीं मिल पाए, लेकिन हमें तशवीश इस बात पे होनी चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किसका वर्जन मौक़िफ़ जो है वो बाय कर रही है। ठीक है सलमान साहब, आपकी क्या टेक है? मेरे पास टाइम बहुत कम है, यू हैव 30 सेकंड्स। देखिए, मुख्तसर सी बात है कि ये बिल्कुल तयशुदा है कि इंडिया के जो है इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में एक इंतहा पसंदी का रवैया अख्तियार कर सकता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो पिछला वाक़या हुआ है उसके बाद अब मोदी हुकूमत ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जिसका मकसद पाकिस्तान के अंदर कोई जारियत करना होगा या इसको निशाना बनाना होगा। ये दोनों तरफ से जो है ना सिचुएशन चलेंगी, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम भी होता रहेगा। मैं नहीं समझ रहा कि अब इलेक्शन से पहले इस वक्त हिंदुस्तान कोई ऐसी अटेम्प्ट करेगा जो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सलमान साहब। शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, वजह साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एंड में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ठीक है, हमें एक ऐसे दुश्मन का सामना है जो कि बदकिस्मती से हमारा नेबर भी है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। बट एट द सेम टाइम जो एक्सट्रीमिज़म वो दिखा रहा है अपने ही मुल्क में दुनिया को, उस पर दुनिया खामोश है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि उसके नैरेटिव को हमने यहाँ अपने सोशल मीडिया पे, अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतना फैला दिया है कि हम उसकी कैंपेन करने लग गए हैं? क्योंकि शायद जो हिंदुत्व है या जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इसी चीज़ को बाय करें कि देखें जी इतना खौफ तो किसी भी पॉलिटिशियन का कभी भी नहीं था कि पाकिस्तान में रोज़मर्रा के प्रोग्राम्स में और ख़बरों में मोदी जी का तस्करा होता हो। ये एक सोच थी तो जो मेरे जहन में आई थी, मुमकिन है मैं गलत हूँ, लेकिन बहरहाल इस पर सोचिएगा ज़रूर। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।